चलिए चैप्टर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये रिवीजन ध्यान रखिएगा, मैं अपने पीपीटी से करा रहा हूँ। इन केस अगर किसी के पास पीपीटी नहीं है या पीपीटी का एक्सेस नहीं है तो बुक से भी रेफ़र कर सकता है। ठीक है, मेरी पीपीटी एक कॉपी पेस्ट है एसएम के मॉड्यूल की, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो स्लाइड नंबर 2 क्या है, ये पूरा इंडेक्स है कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग, उसका नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंस, उसका लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स है। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप बढ़ गया है। जैसे पहले क्या होता था, टिपिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते थे, क्लाइंट का टैक्स प्लानिंग करते थे, टैक्स फाइलिंग करते थे। ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करवाते थे। अब क्या हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप बढ़ गया है। अब वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट का बिज़नेस में हेल्प करते हैं, क्लाइंट के बिजनेसेस में हेल्प करते हैं कि कैसे उनका बिज़नेस और ग्रो करे, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट के दो मतलब हैं। पहला तो ऑर्गेनाइजेशन का वो की ग्रुप या वो लोग जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्गेनाइज या इफेक्टिव रिसोर्स। ठीक है या फिर उस फंक्शंस को भी क्या बोलते हैं, जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। देखिए दो मतलब है मैनेजमेंट का। पहले तो वो लोग, ठीक है, वो लोग जो वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ वो सारे फंक्शंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, तो पहला तो विज़न बनाना, फिर मिशन बनाना, फिर एक तरीके से गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना, मेज़र करना, इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस। उसका स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, तो स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली आपके सॉरी आपके अनसर्टेनिटी को, आपके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। एक गेम प्लान है टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, टू कॉम्पीट सक्सेसफुली। और एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑफ 3Ds। 3Ds मतलब डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड है, स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर साउंड, अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब उस कंपनी में हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे ही नहीं। स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, एक अच्छा मैनेजमेंट अपनी जगह है। और स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं स्ट्रैटेजी में। उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखना चाहिए। तो वही बोल रहा है, अलाउंसेस शुड बी मेड फॉर इमरजेंसीज, प्रेशर्स, ठीक है, मिसकैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। पार्टली प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हम बेसिकली जो इनिशिएटिव लेते हैं टू इम्प्रूव द मार्केट पोजीशन। रिएक्टिव क्यों करते हैं, रिएक्टिव मतलब बेसिकली रिस्पॉन्स करना टू द अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड टू द फ्रेश मार्केट कंडीशंस। ठीक है, प्रोएक्टिव प्लान स्ट्रैटेजी होती है, रिएक्टिव एडॉप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है। प्रोएक्टिव के दो पार्ट्स हैं। पहला तो जो अभी तक हमारे इनिशिएटेड एक्शंस हैं, ठीक है, वो हम फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ कुछ न्यूली मैनेजरियल डिसीजन और एक्शंस एक्सट्रीमली सॉरी, तो प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस प्लस कुछ समथिंग न्यू डिसीजंस, समथिंग न्यू एक्शंस, हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये आता है मेरा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज में। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बेसिकली कभी कभी कुछ, देखिए हमेशा हर चीज़ हम प्लान नहीं कर सकते, तो थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड फॉर। तो ऐसे केस में फिर हम लोग रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लगाते हैं। अब अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, डिफाइंस द गोल्स एंड मिशंस, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, सर्व एज द कॉर्पोरेट मैकेनिज्म, और इनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेसेस।
लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं? तो पहली बात तो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स। अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? बेसिकली स्ट्रैटेजी आप क्यों बना रहे हो, उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इसमें क्या क्या आता है? आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन और वैल्यू सिस्टम। फिर से गोल्स, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, वैल्यू सिस्टम। फिर से स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? बेसिकली आप स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हो, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है आपका। अब एक रफ वे में समझते हैं कि ये सारा चीज़ होता है क्या है, विजन, मिशन वगैरह। तो विजन मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, ठीक है, और एक तरीके से एक कंपनी का एस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो क्या बनना चाहती है फ्यूचर में। मिशन मतलब बेसिकली जो हमारा जो हमें बताता है द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है, आज वो क्या कर रही है, उसका रीज़न क्या एग्जिस्टेंस का, ठीक है, ठीक है। गोल्स क्या है? गोल्स आर दी एंड रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव्स आर दी टाइम बेस्ड मेजरेबल रिजल्ट, ठीक है। गोल्स जनरल होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब एक बार अच्छे से समझते हैं विज़न क्या होता है। विज़न मतलब बेसिकली हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो वेयर वी आर टू गो, इसको बोलते हैं विज़न, ठीक है। एक अच्छा विज़न कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट्स के एस्पिरेशंस को। एक अच्छा विज़न स्टेटमेंट कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस को। और एक अच्छा विज़न होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चीज़ें चाहिए? तो पहली बात तो एंटरप्रेन्योर चैलेंज होना चाहिए, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, ऐसा विज़न चाहिए जो एक एंथुसियाज्म भर दे आपके मेंबर्स के और एम्प्लॉयज़ के अंदर। और इट शुड एलिमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड, मतलब विज़न पढ़ने से आपको कंपनी का डायरेक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला तो एंटरप्रेन्योर चैलेंज, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट एंथुसियाज्म और एलिमिनेट्स द डायरेक्शन। ये है एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विज़न। अगर मैं आपको गूगल का विज़न रिवाइज कराऊँ तो गूगल का विज़न है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल, ठीक है। क्या है गूगल का विज़न? टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। अब जो तो एक एवी एक एग्जाम्पल है, मतलब इसको आप कोट मत कीजिएगा, एक दिल्ली कोर्स एकेडमी की एक एग्जाम्पल है। उसका विज़न क्या है? एम्स टू बी इंडियाज़ लीडिंग ट्रेनिंग कंपनी। एम्स टू बी, ये उसका एस्पिरेशन है, ये है नहीं अभी, लेकिन ऐसा होना, मतलब वो ऐसा चाह रहे हैं। एम्स टू बी इंडियाज़ लीडिंग ट्रेनिंग कंपनी। मिशन क्या है? मतलब मिशन वो लोग कर क्या रहे हैं, वॉट दे आर, वो हैं क्या? तो वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग प्रीमियम क्वालिटी ट्रेनिंग। मिशन मतलब क्या? मिशन का मतलब क्या होता है? हु वी आर एंड वॉट वी डू। तो दिल्ली कोर्सेज एकेडमी अपने आप को बता क्या रहे हैं कि वी आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड प्रीमियम क्वालिटी ट्रेनिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। वैल्यूज़ में मतलब आपकी इनोवेशंस, आपके कल्चर, आपका इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मिशन का वही मतलब है, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। सो मिशन बताता है कैपेबिलिटीज़, आपकी एक्टिविटीज़, आपका कस्टमर फोकस क्या है, आपका बिजनेस मेकअप क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मिशन क्यों होना चाहिए? ताकि यूनानिमिटी ऑफ पर्पस क्लियर हो जाए, एक बेसिस मिल जाए फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, एक बेसिस मिल जाए फॉर मोटिवेशन, एक जनरल टोन सेट हो जाए कि हाँ भाई सबको यही काम करना है। इट सर्व एज अ फोकल पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करता है। एंड इट फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, इट फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क। देखिए, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बेसिस फॉर मोटिवेटिंग, जनरल टोन सेट करता है, सर्व एज अ फोकल पॉइंट एंड फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू अ वर्क। अब एक कंपनी में एक अच्छा मिशन क्यों होना चाहिए? ताकि एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल सके कंपनी को। उसके बाद वो कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहा है वो एक क्लैरिटी हो सके। और एक मिशन एक यूनिक होना चाहिए। मिशन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो गोल्स ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और विज़न और मिशन को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा, विज़न और मिशन को ही हम लोग ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स जनरल है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। गोल्स जनरल है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। अब ऑब्जेक्टिव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसमें आप लिख सकते हो, इसे मैंने क्या निमोनिक बताया था आप लोग को, स्मार्ट बताया था, हाँ याद आ गया, स्मार्ट। तो एस फॉर स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट होना चाहिए।
P for provide standard for नहीं सॉरी M for measurable and controllable होना चाहिए. A for क्या था, स्मार्ट. A for जस्ट अ सेकेंड, मतलब मैंने तो अचीवेबल बोला था, लेकिन इसमें अचीवेबल का कुछ मुझे पॉइंट दिख नहीं रहा है आपकी बुक में. ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए. ठीक है, एक बार मैं आपकी बुक से ही पॉइंट रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है. शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, शुड बी चैलेंजिंग एंड शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम एंड शुड बी सेट विद इन द कंस्टेंट ऑफ अ रिसोर्सेज. ठीक है, ओके. Values, the value sets the tone, it creates a sense of shared purpose. Example, integrity, trust, accountability, humility, innovation or diversity. Levels of management क्या क्या होते हैं? तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल. कॉर्पोरेट लेवल का 4 काम होता है. क्या क्या 4 काम होता है कि अपना बिजनेस स्टेबिलिटी में रखना है, ग्रोथ में रखना है. थर्ड है रिट्रेंचमेंट करना है. रिट्रेंचमेंट मतलब अगर कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको बेच के उसका पैसा निकाल लो. और लास्ट स्टेज होती है कॉम्बिनेशन. ठीक है, कि एक बिजनेस का पैसा निकाल के जो पैसा निकला उसको किसी और बिजनेस पे लगा के उसको एक्सपैंड कर दो. तो 4 स्टेज है, 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं कॉर्पोरेट लेवल के. क्या क्या? आपका स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन. अब बिजनेस लेवल का काम क्या होता है? स्पेसिफिक काम है कि वो अपने ही सेगमेंट्स को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं. और उनका डिसीजन क्या होता है कि भाई फंक्शन को बढ़ाना. जैसे मान लीजिए उनके अंडर 4 फंक्शंस है, तो 5वां फंक्शंस ऐड करना नहीं करना वो किसका काम है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स का काम है. फंक्शनल मैनेजर्स का काम क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है. जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो वो अपने मार्केटिंग के बारे में सोचेगा. सेल्स मैनेजर है तो सेल्स अपने सेल्स से रिलेटेड सोचेगा, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाएगा. कौन ज़्यादा क्लोज है कस्टमर से या कौन सा ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं फंक्शनल मैनेजर्स. तो एक चीज़ बोला जाता है कि कभी भी स्ट्रैटेजी बनाइए तो हमेशा फंक्शनल मैनेजर्स को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है कस्टमर से या एम्प्लॉयज़ से. उनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है. जैसे HR है, HR मैनेजर वो क्या है? फंक्शनल मैनेजर है, बट उसकी डायरेक्ट डीलिंग होती है किसी एम्प्लॉयज़ से. उसको पता चलेगा एम्प्लॉयज़ आपसे क्या चाह रहा है, एम्प्लॉयज़ क्यों इतना नाखुश है. या सेल्स मैनेजर की डायरेक्ट डीलिंग होती है किससे? कस्टमर से. उसको समझ में आएगा भाई कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स है. तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाइए फंक्शनल मैनेजर्स को जरूर इन्वॉल्व कीजिए. कॉर्पोरेट लेवल में क्या क्या या कौन कौन लोग आते हैं? तो CEO, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दे पार्टिसिपेट इन द स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. दे डिफाइन द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन कौन सेट करता है? CEO. कॉर्पोरेट लेवल मतलब जैसे अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो NS चंद्रा. And they can be viewed as the guardian of shareholder welfare. They can be viewed as the guardian of shareholders welfare. Business level मतलब they have the specific responsibility. They are concerned with the strategies that are specific to a particular business. ठीक है, particular business और specific responsibility. Functional level managers, they are responsible for the specific business functions. ठीक है, they formulate realistic and attainable strategies and they are closer to the customer than the typical general managers. अब नेटवर्क्स कितने होते हैं? 3 नेटवर्क्स होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल, हॉरिजेंटल और मैट्रिक्स. देखिए फंक्शनल का सिंपल सा मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ एक लेयर है. एक लेयर मतलब CEO है और CEO के अंडर में फंक्शंस है. HR, डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, परचेज, सेल्स, HR, IT, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये सारे फंक्शंस. तो CEO है, उसके अंडर में सिर्फ एक लेयर है. डिवीज़न कब होता है? जब CEO के अंडर में 2 लेयर्स हो जाती है. जैसे CEO, उसके नीचे डिविजन्स हो जाते हैं. ठीक है, डिविजन्स हो गए और डिविजन्स के अंदर फिर फंक्शंस हो गए. ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. ध्यान रखिएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में 2 लेयर होती है, फंक्शनल में 1 लेयर होती है. हॉरिजेंटल में क्या होता है कि सब एक ही मतलब एक तरीके से सबका एक ही होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होती है, सबका पोजीशन भी एक होती है. जैसे स्टार्टअप्स में क्या होता है कि सब एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं, तो सेम पोजीशन होती है. आप ऐसे बोल सकते हो, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और सेम पोजीशन होती है. ठीक है, सो दिस लीड्स टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन दी वर्क कल्चर. ठीक है, तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट सेट करता है. ऑब्वियसली एक वो चीज़ नहीं होती ना कि आप बड़े हो मैं छोटा हूँ. एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट सेट करता है क्योंकि सब सेम ही पोजीशन पे हैं, तो अपने आइडियाज़ भी वो लोग ईजिली शेयर कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको स्टारबक्स का.
जैसे स्टारबक्स के मान लीजिए 2 सेगमेंट्स हैं, कॉफ़ी और केक, और उसके अंडर में फंक्शंस है। बट मान लीजिए इसके अलावा फंक्शंस भी है, 2 सेगमेंट्स भी है, बट इसके अलावा मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो 2 प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है प्रोडक्शन का, वो ओवरऑल स्टार्टअप्स के प्रोडक्शन का मैनेजर है, और एक है सेल्स मैनेजर ओवरऑल किसका, स्टारबक्स का। अब मान लीजिए अगर कॉफ़ी की सेल कम हो रही है, तो जो कॉफ़ी का बिजनेस लेवल मैनेजर है, ठीक है, वो भी किसको बजाएगा, सेल्स मैनेजर को, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो क्या देख रहा है, ओवरऑल सेल्स देख रहा है, वो भी किसको बजाएगा, सेल्स मैनेजर को। किसको, केक वाले को। देखिए फिर से स्टारबक्स का सीईओ है, उसके अंडर में 2 डिविजन्स हैं, ठीक है, केक और कॉफ़ी। फिर उसके अंडर में डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है, HR, परचेज, सेल, प्रोडक्शन वगैरह। अब मान लीजिए अलग से दो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो ओवरऑल स्टारबक्स का सेल भी देख रहे हैं और प्रोडक्शन भी देख रहे हैं। प्रोडक्शन और सेल थोड़ा बहुत भी हिंडर होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो बजाएंगे ही बजाएंगे, और ऊपर वाले बिजनेस मैनेजर्स भी बजाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्रिड लाइक मतलब कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्ट्रक्चर, मतलब इधर वाले भी बजा रहे हैं, ऊपर वाले भी बजा रहे हैं, बाएं वाले भी बजा रहे हैं, ऊपर वाले भी बजा रहे हैं। तो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दिस रिलेशनशिप हेल्प्स मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट्स विथ ईज, एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन कभी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ इट, ठीक है। मेरे ख्याल से चैप्टर 1 डिवीज़न यहाँ ख़त्म होता है। आई थिंक हेल्पफुल रहा होगा आप लोग को। चलिए, थैंक यू।